तो ये म्यूटेशन हो गया, खतौनी हो गया, जैसे रजिस्ट्री वगैरह का जिक्र हम करते हैं तो उसमें खतौनी की बात आती है, खसरा की बात आती है। तो ये म्यूटेशन, खतौनी, खसरा ये सब क्या होते हैं? खसरा बेसिकली खेत को बोलते हैं। खेत कौन सा, लैंड पार्सल कौन सा, लैंड हमारी कौन सी है, वो खेत नंबर भी बोलते हैं, कहीं खतौनी नंबर भी, खसरा नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री होने के बाद आप जमीन आपकी नहीं हो जाती है जब तक म्यूटेशन नहीं आपके नाम आएगा। उसको एक तहसीलदार, उसको एक कोड, आपको 35 दिन बाद का टाइम मिलता है, वो तहसीलदार की कोड लगती है, उसमें आपको जो है ना अपने कागज़ प्रेजेंट करने होते हैं। तो आपके फेवर में, जब जेन्युइन आपने रजिस्ट्री की है तो आपके फेवर में म्यूटेशन कर देते हैं वो, जो कि एक रिकॉर्ड से बनता है, सरकार का रिकॉर्ड होता है वो। तो म्यूटेशन हमेशा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रजिस्ट्री। हाँ, म्यूटेशन रजिस्ट्री के बाद ही म्यूटेशन होता है। यदि किसी का म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है तो वो रजिस्ट्री की वैल्यू नहीं रहती है उसकी। तो सर जैसे कि ये जो टोकन की बात हो गई, रजिस्ट्री की बात हो गई, जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम ये कैसे सिक्योर करें कि ये जो डील है ये सेफ है? उसके लिए आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है, और आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर की नॉलेज जो है ना, वहाँ पे जा कर के आप पटवारी से कर सकते हैं। वहाँ पे जा कर के आप तहसील में जा कर के पटवारी से सलाह ले सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। और एक कागज़ की लिस्ट होती है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। वो कागज़ सारे होंगे जब भी आप रजिस्ट्री करा पाएंगे। रजिस्ट्री कराना जब भी बेहतर है आपके लिए। प्रॉपर पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। उसका नक्शा भी देखना ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और सर इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लग सकता है? इस सारे प्रोसेस में आपको 3 दिन 4 दिन तक लग सकते हैं पूरे प्रोसेस में। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्यूमेंटेशन के बिना क्या है कि आपके साथ कोई गलती की वजह से आपको कोई तकलीफ हो सकती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन एग्रीकल्चर लैंड में डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो रजिस्ट्री के बाद वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है तुरंत? नहीं, रजिस्ट्री के बाद आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपकी म्यूटेशन के बाद प्रॉपर्टी आपकी होगी। अच्छा। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, म्यूटेशन को हम दाखिल खारिज बोलते हैं सिंपल वर्ड में, जब तक वो दाखिल खारिज आपका नहीं होगा तब तक जमीन के आप ऑनर नहीं होंगे। क्योंकि रजिस्ट्री 12 साल के बाद यदि किसी ने दाखिल खारिज नहीं कराया है, जैसे आपने रजिस्ट्री कराई और दाखिल खारिज आपने नहीं कराया है, तो 12 साल बाद ऑटोमेटिक किसान के नाम फिर जमीन आ जाएगी वापस। अच्छा, ये भी प्रोसेस है। हाँ, ये प्रोसेस है। आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो जो ओनर उसका एक्चुअल में था, जिसने आपने सेल की थी, हाँ, वो फिर से उसके पास मालिक बन जाएगा वो। तो ये चीज जो आप बता रहे हैं सर, ये 12 साल बाद एक ही बार करना पड़ता है या फिर हर 12 साल में? नहीं, ये एक ही बार म्यूटेशन कराना है आपको। अच्छा, उसके बाद जो है कि क्लियर हो जाएगा कि जमीन आपकी है। ठीक है। और जनरली जमीन देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, यूपी सरकार की भूले के इनका वो वेबसाइट है। अच्छा। उस पर आप जाएं, उसमें सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट चुने, फिर उसके बाद तहसील चुने, फिर उसके बाद गांव चुने, फिर उसके बाद अपना खतरा नंबर डाला, तो आपका रिकॉर्ड वहाँ सामने दिखाई देगा कंप्यूटर पे। अच्छा, सब कुछ मतलब कि आप कंप्यूटराइज्ड है उसमें। ठीक है, आप अपना सब कुछ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके नाम पे है या नहीं है। ओके। तो सर क्या ये कृषि भूमि खरीदना सुरक्षित है? कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती, लेकिन ये सबसे मोस्ट सुरक्षित है। ये इसमें आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने कंप्लीट है, और एक्वायरेशन में है ज़मीन आपकी। आप ईडा की साइट पर जाके देख के विलेज देख सकते हैं वो विलेज एक्वायरेशन में है कि नहीं है। अच्छा। ये आप अपने आप भी सर्च कर सकते हैं। और एक्वायरेशन में तो आपको मुआवजा हर हालत में मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ। तो मतलब कि ईडा प्रोजेक्ट का ये एक्वायरेशन कहाँ तक है, किस एरिया तक है, ये हम पता कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हैं। आप ईडा की साइट पर जाएं, ईडा का मास्टर प्लान देखें, और ईडा के विलेज का नाम भी लिखा हुआ, कौन कौन से विलेज एक्वायरेशन में है नहीं है, वो सब उनके पास क्लियर है। अच्छा, तो क्या ये अधिसूचित क्षेत्र के अंदर है या बाहर? ये सब नोटिफाइड इलाके हैं, 2002 के नोटिफाइड इलाके हैं मोस्टली ये। अच्छा। और एयरपोर्ट भी उसी का ही पार्ट है, और नोटिफाइड इलाके जो हैं वो ईडा की साइट पे लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन, वहाँ क्लियर है वहाँ पे। तो उन्हीं गाँव में लेनी चाहिए जो ईडा की साइट पे लिखा हुआ है, तो जिससे आपको ये श्योर हो कि आपको यहाँ पे मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, ऑल्टरनेट प्लॉट भी मिलेगा आपको। तो सर जैसे ये बात हो रही है कि हमने एक्वायर किया है ज़मीन, कई बार ऐसा होता है कि अवैध कब्जे हो जाते हैं, अतिक्रमण हो जाता है, तो जो खरीदार है वो अपनी ज़मीन कैसे सुरक्षित रखे? जनरली अवैध कब्जे होते नहीं है, योगी सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं होते अवैध कब्जे, पर लेकिन यदि कोई अवैध कब्जा कर भी लेता है तो उसको एफआईआर करा सकते हैं। कोर्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे एक तहसील में जा करके तहसील दिवस में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिससे अवैध कब्जे आपके हटा दिए जाएंगे। और कोई आपका अवैध कब्जे का मतलब यह है कि लोग कोई खेत जोत बो रहा है आपका, पर मुआवजा आपको ही मिलेगा वो। अच्छा। तो कुछ भी हो जाए, कोई खेत को जोत बो रहा भी होगा ना, तो लेकिन मुआवजा आपको ही मिलेगा, क्योंकि कागज उस पर है नहीं है। मुआवजा आपको ही मिलेगा। हाँ, हमने बहुत सी ज़मीनें खरीदी, हमें आज तक हम कभी ज़मीनों पे नहीं गए, और हमें मुआवजा हम लेके घर अपने आ गए। अच्छा। हाँ, हमें पता ही नहीं वो ज़मीन कहाँ है। अच्छा। क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आता है, हम उनके पास जाते हैं, हम एप्लीकेशन लगाते हैं, पूरी कागज लगाते हैं, फाइल लगाते हैं, और उसके बाद वो मुआवजा हमें मिल जाता है। अच्छा सर, लेकिन कई बार तो ऐसे भी मामले सामने आते हैं ना कि एक ही ज़मीन जो है कई लोगों को बेच दिया जाता है। तो उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है आपको, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है आपको,
और यदि आपके साथ कभी हुआ है तो उसकी FIR भी लिखा सकते हो आप इसको। अच्छा। सब जेल में जाएंगे, लेकिन पर आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, आपको सारे डॉक्यूमेंट का पता होना चाहिए। मेन डॉक्यूमेंट में एक लिस्ट बता देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल। मेन डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको खसरा खत होनी चाहिए, जिसमें भी पता चल सके वो किसान का नाम, किसान का एक ID चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको इसका 41-45 निकलवाना है उसका, फिर उसका 12 साल निकलवाना है, और फिर उसका एक मैप निकलवाना है, नक्शा। इन सारे कागजों को निकलवा करके फिर एक पटवारी से सलाह लेनी है आपने, एक अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लेनी है आपने। ओके। तो उसके बाद ही आप समझ पाएंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है ये, और वो भी डॉक्यूमेंट मतलब प्रॉपर होने चाहिए। उसके साथ साथ कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ, कंसल्टेंट है, आपको नॉलेज नहीं है तो कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सर कोई कंपनी है, LLP है, कोई NRI है, अगर वो इन एग्रीकल्चरल लैंड्स पे इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या क्या कर सकता है वो? NRI जनरली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि NRI के लिए एग्रीकल्चर लैंड में खरीदने पर रोक है, और LLP वगैरह का भी एक लिमिट है। इन सब की भी कंपनी बना के आप ज़मीन खरीद सकते हैं, पर इनकी एक सबकी लिमिट है। अच्छा। लिमिट में खरीद सकते हैं। और यूपी में एक 62.5 बीघा से ऊपर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, कितने? ये सीलिंग एक्ट लगता है, 62.5 बीघा। अच्छा। और ये सीलिंग एक्ट है यहाँ पे, इससे ऊपर ज़मीन है तो आपकी ज़मीन सरकार एक्वायर मतलब फ्री में ले, क्या होता है सर? ज़मीन वापस ले लेती है सरकार। अगर 62 उससे ज़्यादा है तो? 62.5 बीघा से ऊपर ज़्यादा ज़मीन है तो सरकार ज़मीन आपसे अच्छा छीन लेती है। अच्छा। तो ऐसी ज़मीनों के लिए ये संयुक्त जो है निवेश है, ये संभव है? कर सकते हैं उसमें, पर यह है कि यहाँ पर जनरली प्रैक्टिस में 1 बीघा से नीचे का रजिस्ट्री होती नहीं जनरली, तो इसलिए जो है ना, सपोज करो कि 1 बीघे से ऊपर है तो को ओनर बन सकते हैं उसमें। ओके सर, जैसे कि ये चीज़ तो हो गई कि हम ओनर बन गए, को ओनर हो गए, लेकिन अब जैसे ये ज़मीन मेरी हो गई है, अभी आपने कहा कि अधिग्रहण करते हैं तो फिर हो जाती है, तो ऐसी ज़मीन पर बैंक से कोई लोन वगैरह ले सकते हैं? एग्रीकल्चर लैंड में कोई बैंक लोन नहीं होता है। होता ही नहीं है? नहीं, परचेज के लिए कोई बैंक लोन नहीं होता है। बैंक लोन जब होगा जब आप जमीन खरीद लेंगे तो आपको खेती करने के लिए बैंक लोन मिल सकता है। इस पर अच्छा, खेती करने के लिए मिल सिर्फ सकता है। खेती के लिए? हाँ, और बाकी परचेज करने के लिए नहीं मिलता बैंक लोन। बाकी कोई और किसी तरीके का अगर लोन लेना चाहें तो? मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे आइडियाज़ है, बैंक लोन नहीं मिलता है एग्रीकल्चर लैंड पे। एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने के बाद खेती करने के लिए लोन मिल जाएगा आपको, बस खेती के लिए। तो सर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरा क्या है, जोखिम क्या है? जोखिम नासमझी का है, यदि आपको नॉलेज नहीं है या अच्छा कंसल्टेंट नहीं है, ये सबसे बड़ा जोखिम है। और एक अच्छे कंसल्टेंट या अच्छे वकील या अच्छा एक जो पटवारी जो भी हो, जिसको नॉलेज हो, वही आपको सही गाइड कर सकता है। अच्छा, हाँ, ठीक है।